हेलो एंड वेलकम टू केम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 9, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। जी हाँ, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद से हम स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट और जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, केमिकल काइनेटिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, इन सबको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 30 तक हम, या अक्टूबर 30 या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम जो है सारा फिजिकल केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कर ले। क्लास 11 प्लस क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक लाऊं तो आप कमेंट्स में बताना। अगर आप चाहते हैं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, इनके बारे में बात करेंगे। आज क्या बात करेंगे? हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यूडियोमेट्री के बारे में बात किया था, ठीक है, और इस क्लास में हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान, और हम आज जो है करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं हमारी क्लास में, है कि नहीं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट? सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को समझते हैं। ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, ये यूनिटलेस होता है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, ग्राम नहीं है, केजी नहीं है, ऐसी कोई यूनिट नहीं है इसकी। इक्विवेलेंट वेट एक प्योर नंबर है। इक्विवेलेंट वेट क्या है? इट इज़ जस्ट अ प्योर नंबर। अगर हमने इस पे यूनिट लगाया, सपोज हमने इस पे यूनिट ग्राम लगाया, कौन सी यूनिट लगाई? सपोज हमने इसमें ग्राम यूनिट लगाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। मतलब समझो, इक्विवेलेंट वेट यूनिटलेस होता है और एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। पहली बात, इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसे हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस करने लग जाए तो हम उसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। क्या होती है इक्विवेलेंट वेट? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, विच कंबाइंस और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या डिस्प्लेस करेगा? मतलब इक्विवेलेंट वेट समझो एक ऐसा मास जो किसी दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दे, डायरेक्टली कंबाइन होके या इनडायरेक्टली कंबाइन होके, मतलब किसी की जगह खा ले। वो मास जो किसी की जगह खा ले या कंबाइन हो जाए उसके साथ कंबाइन हो जाए, मतलब उसको धक्का मार दो या उससे हाथ मिला लो, वो वाला मास जो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाए, मतलब हाथ मिला ले, है कि नहीं, हाथ मिला ले या क्या कर ले, उसे धक्का मार दे। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब वो वाला मास जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंबाइन हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। अच्छा, किसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंबाइन, मतलब किसको धक्का मारे, किससे हाथ मिलाए, कौन है ये? हो सकता है वो हाइड्रोजन का 1.008 पार्ट बाय मास हो, मतलब पार्ट्स बाय मास मतलब इतना मास हाइड्रोजन हो, या 8 मास ऑक्सीजन हो, या 35.5 मास क्लोरीन हो, या 108 मास हो एजी। कुछ भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, बट 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन के साथ। उसी तरह सिल्वर के Ag बोले तो सिल्वर, Cl बोले तो क्लोरीन, O बोले तो ऑक्सीजन, H बोले तो हाइड्रोजन। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस, XYZ कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, वो एक सब्सटेंस है XYZ, और उसका वो वाला मास जो कि
कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, किसे? हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स को, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स को, या क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स बाय मास को, या Ag के 108 पार्ट्स बाय मास को, उसे हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, वो वाला मास जो ये हो जाए। ठीक है, चलो फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका, है कि नहीं? जैसे मान लो, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, इतना समझ गए, लेकिन ये बोलने से थोड़ी समझ गया आपको कि इतने ऑक्सीजन के साथ जो वाला मास मिल जाए उसे हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, ये इतने मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कोई मिल जाए उसे हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो इसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड है, CuO, कॉपर का ऑक्साइड है। यहाँ हमसे पूछा गया है दैट, रुको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, हाँ, यहाँ हमसे पूछा गया है दैट, हाँ, यहाँ हमसे पूछा गया है कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या है। सो क्या है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट बोले तो वो वाला मास जो हाइड्रोजन के 1.088 मास के साथ मिल जाए, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाय मास के साथ मिल जाए, या क्लोरीन के 35.5 के साथ मिल जाए, या Ag के 108 पार्ट्स बाय मास के साथ मिल जाए। तो यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाय मास के साथ जो कॉपर मिलेगा वो होगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। जैसे ये क्या है? कॉपर का ऑक्साइड है कि नहीं? तो यहाँ 1 मोल कॉपर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, इतना हमें पता है। सो 1 मोल कॉपर इज कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑक्सीजन। कह सकते यार, वो बहुत गंदा है, हाँ कह सकते 1 मोल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है हमारा, रुको, हाँ ये ऑक्सीजन है हमारा O, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन है। अच्छा, इनके 1 मोल का वेट पता करना है, तो 1 मोल का मतलब कॉपर का मोलर मास क्या होता है? 63.5, है कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। सो 1 मोल कॉपर का वेट कितना है? 63.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर इज कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑक्सीजन का वेट क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट बोले तो जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिले उसे हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, बट ये तो 16 ग्राम के साथ मिल रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मिल रहा होगा भैया? अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कॉपर मिल रहा होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2, कह सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर 16 ग्राम के साथ इतना मिल रहा है तो 8 ग्राम के साथ इतना मिल रहा होगा, है कि नहीं? 16 से 8 पे कैसे गए? डिवाइडेड बाय 2 करके। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे? डिवाइडेड बाय 2 करके, है कि नहीं? सो हम कह सकते हैं दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन दिस ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो इसको बॉक्स में हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किस में? क्वेश्चन में बताता हूँ किस में दिया है। इस केस में बताओ Cu2O1, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या है? तो हमें पता है दैट 2 मोल कॉपर जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। क्या कह रहे हैं हम कि 2 मोल कॉपर इज कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑक्सीजन, राइट, है कि नहीं? 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, 2 मोल कॉपर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 63.5। अच्छा, तो 8 ग्राम के साथ जितना मिल रहा है मास, मतलब कितना कॉपर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, वही हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना
कॉपर मिल रहा है, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 63.5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा भैया 2 से 2 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं दैट इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 63.5, है कि नहीं, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 63.5, ठीक है, इसको भी बॉक्स में डाल दो, ये हो गया 63.5। है कि नहीं, इतना समझ आ गया। इस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या था, इस केस में 63.5 डिवाइडेड बाय 2 था, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या है 63.5 है, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ इतना है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट पहले वाले केस में क्या था 63.5 डिवाइडेड बाय 2 और इस केस में क्या है 63.5। तो हम थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड और इसमें कॉपर डाई मतलब Cu2O, और ये है कि नहीं, दोनों में क्या था, देखो इस केस में क्या था इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा सा मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना था 63.5 था, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, हाँ भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो ये समझ गए आप। अच्छा ये 63.5 क्या था हमारे पास, ये था एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक वेट था ये किसका, कॉपर का। अच्छा यहाँ पे ये 63.5 क्या, ये भी एटॉमिक वेट है। अच्छा अब ये 2 क्या है, फिर ये 2 क्या है और फिर ये 1 क्या है, ये बताइए भैया। ये जो 2 है और 1 है इसे हम कहते हैं एन फैक्टर, इसे हम कहते हैं एन फैक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एन फैक्टर। अच्छा इसे हम कहते हैं एन फैक्टर, एक टर्म है याद रख लो जिसे हम एन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अब हम बना सकते हैं, हाँ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास बोले तो वही एटॉमिक वेट, 1 मोल एटम का मास 1 मोल, है कि नहीं, तो मोलर मास या कह दो या एटॉमिक मास एक ही बात है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और अभी तक आपको मोलर मास, एटॉमिक वेट ये सब चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप जाइए चैनल पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, देखना आपको ज़रूर समझ आएगा, पूरा शुरू से अंत तक लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हुआ है और इक्विवेलेंट वेट पे आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब ये एन फैक्टर निकालते कैसे, हमें पता है एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर निकालते कैसे, तो देखो एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, तो हर किसी का अलग अलग एन फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि एन फैक्टर किसका कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लो एन फैक्टर एक एटम भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन एक एटम है कि नहीं, एक आयन का भी एन फैक्टर आप निकाल सकते हो, एक एसिड का भी आप एन फैक्टर निकाल सकते हो, आप एक बेस का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, आप एक बेस का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, आप सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, है कि नहीं, आप अलग अलग चीज़ों का एन फैक्टर निकाल सकते हो, आप रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकाल सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकाल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर निकाल सकते हो। बट ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका एन फैक्टर आप निकालना सीखोगे रेडॉक्स रिएक्शन में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है।
सो एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना हम रेडॉक्स में सीखेंगे। आज की क्लास में हम एटम्स का निकालना सीखेंगे, आयन का एन फैक्टर निकालना सीखेंगे, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, इन सब का एन फैक्टर निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम एक एटम का एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। सो एन फैक्टर ऑफ एटम निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, सो किस तरह से निकालते हैं एटम का एन फैक्टर निकालना इज सिंपली वैलेंसी ऑफ एन एटम और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे सोडियम, अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है कि नहीं, तो वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी या एन फैक्टर, मतलब एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी इज बेसिकली इट्स एन फैक्टर। जैसे मुझे कोई बोले कि सोडियम हाइड्राइड का NaH, मतलब Na क्या होता है, सोडियम होता है, इतना तो आता ही होगा, और H क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड का इक्विवेलेंट, मतलब सोडियम हाइड्राइड हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें हमसे बोला गया है कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, मतलब Na बताओ। तो कैसे बताओगे, थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे, तो कैसे बताओगे, एटॉमिक वेट ऑफ Na, एटॉमिक वेट ऑफ Na हमें पता है कितना होता है, 23 है कि नहीं। एन फैक्टर ऑफ Na क्या होगा, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो एन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, एन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं। सो अगर हमसे कोई पूछे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हमें सोडियम का एटॉमिक वेट पता है बट एन फैक्टर नहीं पता है। तो हमने क्या पढ़ा, एटम का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का एन फैक्टर उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, एक, है कि नहीं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, एक हो गई। तो एन फैक्टर क्या हो गया सोडियम का, सोडियम का एन फैक्टर हो गया हमारे पास 1। सो हम लिख देंगे 23 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या आ गया, 23। ठीक है, सो एन फैक्टर इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसी तरह हमारे पास अगर कैल्शियम हाइड्राइड हो, हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड है, राइट। सो कैल्शियम हाइड्राइड है हमारे पास, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हमसे पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम। देखो, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम, तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या होता है, ये होता है 40। बट एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम कैसे निकालोगे, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा, कैल्शियम यहाँ कितनों के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 एटम्स के साथ कंबाइनिंग कर रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ दैट एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 2। तो हमारे पास सॉरी एन फैक्टर क्या हो गया, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया हमारे पास, 20। किसका, कैल्शियम का। उसी तरह हमसे कोई पूछे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, बताओगे आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, 27। ठीक है, अच्छा, एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालोगे, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर जो होता है वो होता है क्या होगा, एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन कितनों के साथ कंबाइन कर रहा है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 9। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 9। कैसे आया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, समझ आया। चलो, अब हमने सीख लिया कि आप एटम का किस तरह से करते हो, तो यहाँ टिक करते जाओ, एटम का हमने सीख लिया। अच्छा, अब आयन का बनाना सीखते हैं कि नहीं। जैसे आयन का एग्जांपल यहाँ दिया है N-3। सो एन फैक्टर ऑफ आयन कैसे निकालते हो, किसी भी आयन का
n फैक्टर होता है उसके ऊपर जो चार्ज है, मतलब उसके ऊपर का जो चार्ज है। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है -2, बट n फैक्टर जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास +2, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल रही है कि जो n फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है, बट n फैक्टर क्या हो जाएंगी +2। उसी तरह n-3 में चार्ज क्या है -3, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 3। उसी तरह अमोनियम आयन में क्या है चार्ज +1, तो हमारे पास n फैक्टर हो जाएगा +1, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है, नंबर लेना है। उसी तरह इसका कलर कुछ हम येलो रख लेंगे, ठीक है। सो जैसे कार्बोनेट पे क्या है -2, तो इस पे जो n फैक्टर हो जाएगा +2, मतलब सिर्फ हमें नंबर देखना है। इस पे क्या है -1, इस पे क्या है -1, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं -1, तो इस पे n फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1। तो आयन का n फैक्टर क्या है, उसके ऊपर का जो चार्ज है, ठीक है। चलिए, n फैक्टर ऑफ आयन हमने निकालना सीख लिया, ठीक। अब एसिड का, बेस का और सॉल्ट का n फैक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे ऑक्सीजन आयन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन आयन है। तो ऑक्सीजन आयन है हमारे पास, ऑक्सीजन आयन पे क्या होता है -2 होता है। देखो ऑक्सीजन आयन पे क्या होता है -2 होता है, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ O क्या हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अच्छा, एटॉमिक वेट क्या है ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या है 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट 8। अच्छा, उसी तरह इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे, लेकिन +1 होता है। उसी तरह हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन होता है H+1, तो n फैक्टर क्या हुआ +1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन हमसे कोई पूछे तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 008 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, जो कि हो गया 1। उसी तरह सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, तो डिवाइडेड बाय इसका जो भी है n फैक्टर, तो n फैक्टर क्या है सिल्वर का, यहाँ सिल्वर का n फैक्टर है 1 +1। तो इस तरह से निकालना है आयंस का। तो समझे आप, इक्विवेलेंट वेट हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े थे कि कितना मास इतने को डिस्प्लेस करेगा। अगर एक, मतलब अगर कोई मास 1.008 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है वो होगा इक्विवेलेंट वेट। अगर कोई 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है वो इक्विवेलेंट वेट है। तो वो जो 8 है वो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है, जो 1.008 है वो किसका है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या है 108। तो इस तरह से है चीज़ें, तो आप जब रीड करोगे तब आपको और क्लियर होगा। चलिए अब हम सीखते हैं एसिड का n फैक्टर निकालना और बेस का n फैक्टर निकालना, ठीक है। सो एसिड का n फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो एसिड का n फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड क्या होता है जो H+ दे दे, एसिड क्या होता है जो H+ दे दे, तो वो कितने ने H+ दे रहा है वही उसका n फैक्टर है। वो कितने H+ दे रहा है वही उसका n फैक्टर है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ H+, कितने H+ दे रहा है या अपने आप से रिमूव कर रहा है, उसे ही हम n फैक्टर ऑफ एसिड कहेंगे। हम कह सकते हैं दैट n फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, मतलब हम एसिड की बेसिसिटी डिफाइन करते हैं कि वो कितने H+ दे रहा है, कितने H+ दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी इतनी है। जैसे मान लो हमारे पास एक एसिड है, हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HCl, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है। सो HCl में ये कितने H+ दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएंगी 1।
तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, उसी तरह H2SO4 पे ये कितने H प्लस दे सकता है 2, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर भी हो जाएगा 2। अच्छा, इसकी HCl की बेसिसिटी 1 है, ठीक है, तो HCl की बेसिसिटी 1 है, तो हम कह सकते हैं इसे मोनोबेसिक एसिड। क्या कह सकते हैं हम HCl को, मोनोबेसिक एसिड। तो इसे हम कह सकते हैं मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मोनोबेसिक क्यों कहा, मोनोबेसिक इसलिए कहा क्योंकि इसकी बेसिसिटी है 1, तो 1 मीन्स मोनो, और मोनोबेसिक एसिड HCl क्या हो गया हमारे पास, मोनोबेसिक एसिड। उसी तरह H2SO4, H2SO4 में बेसिसिटी क्या है 2 है, तो हम कह सकते हैं बेसिसिटी 2 है, तो हम कह सकते हैं H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है। हम कह सकते हैं दैट इट इज डाई बेसिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो एसिड का आप निकालना सीख गए, कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स से हम देखते हैं कि एसिड का n फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी हमने समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एग्जांपल H3PO4। क्या आ जाता है, H3PO4। हम H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। H3PO4 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। सो H3PO4 में होता क्या है, बेसिकली ये जितने भी रहते हैं ना, ये वाले ऐसे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते, देखो ये वाला हाइड्रोजन है कि नहीं, ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, ठीक है। सो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब क्या करेगा वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब वो ले लेगा तो H पे क्या चार्ज आ जाएगा, +1, इस पे क्या आ जाएगा +1, इस पे क्या आ जाएगा +1, और वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन को उसने धक्का मार दिया, तो कितने हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रहे हैं, 3 H प्लस रिलीज हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं यहाँ बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी है 3, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर भी हो जाएगा 3। सो बेसिसिटी 3 है, तो हम कह सकते हैं दैट फॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड। क्या कह सकते हैं हम, दैट फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ, H प्लस रिलीज क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खा लेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो H मतलब +1 चार्ज आता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस पे क्या आ गया +1, है कि नहीं। उसी तरह इसकी n फैक्टर हो गई 3। चलिए, उसी तरह हम आ जाते हैं फॉस्फोरस एसिड पे। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3। क्या होता है, H3PO3। मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक H जो है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में, ये भी रिलीज हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। बट जो ये वाला है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला रिलीज नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पे क्या चार्ज कर देगा +1, इस पे कर देगा +1 और इसे रिलीज़ कर देगा। बट फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले और उस पर +1 प्लस चार्ज लेके आए।
इसके कारणवश हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस एसिड में से सिर्फ 2H+ ही रिलीज होंगे, 3H+ रिलीज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस एसिड में जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी हो गई हमारे पास 2। तो हम कह सकते हैं कि n फैक्टर जो है वो होगा 2। तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस एसिड एक डाई बेसिक एसिड है। क्या है? डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, उसी तरह हम H3PO मतलब H3PO4 हमने देखा, H3PO3 हमने देखा। अब हम आ जाते हैं H3PO2। H3PO2 को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड, H3PO2 को हमने कहा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। किसे? H3PO2 को। ठीक है, ये वाला नाम नहीं भी याद रहा चलता, बट हाइपोफॉस्फोरस एसिड नाम याद होना ही चाहिए। तो H3 है तो 3 H डाल दिए। अच्छा, एक फॉस्फोरस है, हाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड में। अच्छा, तो कितने H+ रिलीज हो सकते हैं? ये वाला H+ रिलीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इस पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा और वो H क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। बट इस केस में जो है, इस केस में ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है, ये फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है। और फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ले ले। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो फॉस्फोरस है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं कंपैरेटिवली, और वैसे भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगा, इसको भी रिलीज नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक ही रिलीज होगा। तो एक H+ रिलीज हो रहा है, तो कितने H+ रिलीज हो रहे हैं? एक हो रहा है। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी 1। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा 1। तो बेसिसिटी 1 है, तो हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो है एक मोनोबेसिक एसिड है। क्या है ये एक मोनोबेसिक एसिड है। इतना समझ आ गया? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि H2SO4 जो है, जो हमारे पास H2SO4 है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है कि नहीं? क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 होती है ना, इसकी बेसिसिटी 2 है। और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है। सो हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन दे के रखिए। वो रिएक्शन क्या है? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें हमें एक H2SO4 की रिएक्शन दे के रखिए। तो उस रिएक्शन को देखते हैं। H2SO4 को जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया है। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ 1 मोल H2SO4 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक एसिड है और एक क्या है? बेस है। तो क्या होगा? ये जो हमारे पास H2SO4 में सल्फेट है इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो OH है ये H के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली होगा क्या? बेसिकली H2SO4 में Na मिलेगा, NaSO4 होगा, NaHSO4 होगा। क्या होगा? NaHSO4 होगा। ठीक है, प्लस हमारे पास बनेगा वाटर, प्लस हमारे पास क्या बनेगा? 1 मोल वाटर। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला? हुआ क्या कि एक सोडियम ने एक H+ को डिस्प्लेस किया है। मतलब H2SO4 ने एक H+ दिया
और एक सोडियम लिया, क्योंकि सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसको ले लिया और H+ को छोड़ दिया। तो यहाँ पर कितने H+ गए? एक H+ गया। इस केस में सिर्फ H+ जो है ओनली 1 H+ इज रिमूव, ओनली 1 रिमूव। तो हम कह सकते हैं कि N फैक्टर क्या है इस रिएक्शन में H2SO4 का 1। क्यों? क्योंकि एक H+ ही गया, एक H+ गया और इसके OH के साथ रिएक्ट किया और वाटर बनाया। OH था ही, एक H आया तो एक वाटर बन गया, और क्या हुआ? सोडियम इधर से गया, आयन का एक्सचेंज हुआ, है कि नहीं? चलिए, मान लो हमारे पास एक और रिएक्शन है। अब इस केस में क्या हो रहा है? H2SO4 का 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा? अब होगा कुछ ऐसा कि हमारे पास बन जाएगा Na2SO4, मतलब दोनों H निकल गए और क्या बनाया इन्होंने? 2 वाटर बनाए, है कि नहीं? 2 OH से 2 H आए तो 2 वाटर बन गए। तो इस केस में H+ कितने रिमूव हुए? H+ रिमूव जो हुए वो हुए ओनली 2 H+ इज रिमूव। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर N फैक्टर क्या हुआ? किसका? H2SO4 का, वो हो गया हमारे पास 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एसिड की N फैक्टर। कैसे? उसकी बेसिसिटी पता करके। बेसिसिटी कैसे पता करोगे? कि कितने H+ गए, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, कितने H+ गए, कितने H+ गए। ठीक है, 2 बार हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे N फैक्टर बेस का किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सो बेस का N फैक्टर अभी तक हमने देखा। एसिड का N फैक्टर, एसिड का N फैक्टर क्या था? उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कि वो कितने H+ रिमूव कर रहा है। उसी तरह बेस का जो N फैक्टर होता है वो होती है उसकी एसिडिटी। N फैक्टर फॉर अ बेस इज इक्वल टू इट्स एसिडिटी। उसकी एसिडिटी के इक्वल टू है उसका N फैक्टर। सो N फैक्टर क्या है? उसकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगी? कितने OH- रिमूव हो रहे एक एंटिटी में से। जैसे अगर मुझे कोई पूछा कि NOH का N फैक्टर बताओ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इस बेस का N फैक्टर बताओ, तो बेस का N फैक्टर क्या होता है? उसकी एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कितने OH- आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो NaOH कितने OH- रिमूव कर सकता है? अगर NaOH टूटा तो NaOH क्या करेगा? NaOH Na+ बनाएगा और साथ में बनाएगा OH-। तो Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा, मतलब OH- जो है वो निकल गया है। तो एसिडिटी क्या हुई? कितने OH- गए? एक OH- गया। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या हुई? इसकी एसिडिटी हो गई हमारे पास 1। तो हम कह सकते हैं कि NaOH जो है वो एक मोनो एसिडिक बेस है। वो क्या है? मोनो एसिडिक बेस है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर 2 है। ये कैसे पता चला हमें? हमने पहले देखा उसकी एसिडिटी क्या है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, तो किस में टूटेगा? वो टूटेगा कैल्शियम +2 में और 2 टाइम्स ऑफ OH- में टूटेगा, राइट? तो कितने OH- गए? 2 OH- गए। तो एसिडिटी क्या हो गई? 2 हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि एसिडिटी जो है हमारे पास हो गई 2। तो इसे हम कहेंगे एक डाई एसिडिक बेस, है कि नहीं? तो NaOH क्या है? मोनो एसिडिक बेस। क्यों? क्योंकि इसकी एसिडिटी है 1। तो N फैक्टर भी हुआ 1, है कि नहीं? उसी तरह बेस में क्या होगा? इसकी एसिडिटी है 2, तो इसका N फैक्टर होगा 2। इसे हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस। चलिए, अब सॉल्ट की N फैक्टर हम निकालना सीखेंगे। एक सॉल्ट का N फैक्टर आप किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है,
सो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो सॉल्ट का एन फैक्टर हमें पता है, सॉल्ट में एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। सॉल्ट में होता है कटायन और अनायन, ठीक है। तो चार्जेस बैलेंस है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का एन फैक्टर क्या हुआ, या तो आप कह लो जितना पॉजिटिव चार्ज है, या तो आप कह लो जितना भी नेगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑन एन कटायन इज एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट, या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन इज एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। सो अगर हमसे कोई पूछे सॉल्ट का एन फैक्टर, जैसे मान लो एक सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है NaCl, ठीक है। सो NaCl को आप ब्रेक करो तो NaCl किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में, और किस में ब्रेक होगा, Cl माइनस में। तो NaCl कितना लिया हमने, एक, तो कितने Na प्लस निकले, एक Na प्लस निकला और एक Cl माइनस निकला। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय +1, ये +1 ही है, ये -1 ही है, तो ये कितना हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ यहाँ हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 +1 हुआ। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हुआ वो +1 हुआ। अच्छा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो भी है चार्ज -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो हम कह सकते हैं कि एन फैक्टर NaCl का कितना हुआ, इट इज़ इक्वल टू 1। उसी तरह अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट एक सॉल्ट है, उसका एन फैक्टर बताओ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दो पहले, Al2SO4 थ्राइस। देखो एल्यूमिनियम पे +3 आता है, सल्फेट पे -2 चार्ज आता है, ठीक है। सो क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू नहीं, ये ब्रेक होगा Al+3 में प्लस SO4 -2 में। अच्छा, कितने एल्यूमिनियम लिए हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट, एक एल्यूमिनियम सल्फेट लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ क्या लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, 2 एल्यूमिनियम। अच्छा, और सल्फेट कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ 3 है। अच्छा, हमसे कोई पूछे टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज है। या क्या है तो कि कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 6, तो -6 चार्ज है टोटल, है कि नहीं। सो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव, तो एन फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा 6, ठीक है। तो सॉल्ट का एन फैक्टर इस तरह से निकालते हैं, बट इसकी ट्रिक हम एक समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है, AX + AXBY एक सॉल्ट है हमारे पास, है कि नहीं, उसके A के हमारे पास X मोल है और B के जो है हमारे पास Y मोल है। तो अगर हमसे कोई पूछे इस सॉल्ट के एन फैक्टर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने, मतलब X मल्टीप्लाई बाय Y इज़ द एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट। जैसे इस केस में NaCl में Cl 1 है और Na 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया। अच्छा, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो ऐसा शॉर्टली भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सॉल्ट का जो है निकालना सीखा एन फैक्टर। तो अभी तक हमने सारों के एन फैक्टर निकाले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पे आएंगे। अब फिर उसके बाद हम सीखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ओके। सो हम देखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर, या उसकी डेफिनेशन क्या थी, वो मास ऑफ सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा 1.088 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन एंड 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर Ag, ओके। सो हमने ये सब देखा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
मोलर मास बाय एन फैक्टर, सबका एन फैक्टर निकालना भी हमने सीखा, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको याद है हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल्स क्या थे हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स था हमारे पास गिवन वेट बाय मोलर वेट या मोलर मास या एटॉमिक वेट, ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास गिवन वेट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना हमने सीख लिया। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गिवन वेट को हम W से डिनोट कर सकते हैं, हाँ W से डिनोट कर दो। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलर मास, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय क्या था? N फैक्टर, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं दैट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सो N फैक्टर क्या ऊपर जाएगा? हाँ, क्योंकि W डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय N फैक्टर, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, है कि नहीं? सो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है कि नहीं? तो गिवन वेट बाय मोलर वेट क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। कैसे किया? गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखा। तो ये क्या होता है? ये होते हैं मोल्स। गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है मोल्स, फिर उसको हमने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हुआ? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, सिंपल। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आपने सीख लिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सुनते जाइए, सब चीज़ें आपको समझ आएगी धीरे धीरे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है वो सबसे पहले हम सीखते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक X रिएजेंट है और एक Y रिएजेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो कुछ बना रहे हैं C और वो बना रहे हैं D। मतलब जैसे मान लो हमारे पास A है, A ने B के साथ रिएक्ट किया और उन्होंने बनाया C और D। तो हम क्या करते थे? हम स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। जैसे NaCl के केस में एक Na और एक Cl मिल के बनाता था एक NaCl। जैसे एक Na प्लस एक Cl मिल के बनाता है एक NaCl। तो ये एक क्या है? ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है कि नहीं? जैसे मान लो हमारे पास अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के बनाते थे अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे 2 अमोनिया बनते थे, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन से मिलके। तो ये 1 क्या है? स्टोइकियोमेट्री। ये 3 क्या है? स्टोइकियोमेट्री। ये 2 क्या है? स्टोइकियोमेट्री। तो हमें वहाँ ध्यान रखना पड़ता था स्टोइकियोमेट्री का। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करना पड़ता था, ठीक है। बट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इतना आसान है, इतना इजी कर दिया है चीज़ों को। उसने क्या कहा है, अगर मान लो हमारे पास A है और B है, कोई भी A और B रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका स्टोइकियोमेट्री A है, उसका स्टोइकियोमेट्री B है, हमें पता है। हमें उससे लेना देना ही नहीं है, स्टोइकियोमेट्री से लेना देना ही नहीं है। हमने बस इतना कहा है जब A B के साथ रिएक्ट करेगा वो बनाएगा C और D। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट जो है यूज्ड होगा A का, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यूज होगा B का, चाहे कोई भी स्टोइकियोमेट्री हो, 1 3 2 3, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हो। बट क्या कहा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने? अगर तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्या कहा कि जब A B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो
तो ए के जितने ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी होंगे, और वो ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे और डी बनाएंगे। जो ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे सी के वो इक्वल टू होंगे जितने ए के यूज़ हुए, कितने बी के यूज़ हुए, कितने सी के बने इज इक्वल टू कितने डी के बने। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है उनके ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट या मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ए का गिवन वेट डिवाइडेड बाय ए का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू बी का गिवन वेट डिवाइडेड बाय बी का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू सी का गिवन वेट डिवाइडेड बाय सी का इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्वल टू डी का गिवन वेट डिवाइडेड बाय डी का इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, हम और कह सकते हैं कि इनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो इनका मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर सेम है। ये देखो, ये एन क्या है, ये ए के मोल्स है, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ बी, एन सी क्या है, मोल्स ऑफ सी, एन डी क्या है, मोल्स ऑफ डी। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। और किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है। ठीक है, चलिए इतना समझ गया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर ए बी के साथ मिल रहा है और वो सी और डी बना रहा है तो ए के ग्राम इक्विवेलेंट जो यूज्ड हुए हैं सी बनाने के लिए और डी बनाने के लिए, इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी यूज्ड टू फॉर्म सी एंड डी, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी फॉर्म्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड। ओके, सो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात कर ली थी जिसमें हमने पढ़ा था दैट अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो देता है सी और डी, ठीक है, तो इररिस्पेक्ट ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री ए के जो ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ हो गए प्लस जो बी के ग्राम इक्विवेलेंट यूज्ड हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये और इक्वल हो गए किससे, सी के ग्राम इक्विवेलेंट जो बनेंगे और डी के ग्राम इक्विवेलेंट जो बनेंगे। ठीक है, सो ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इस तरह का फॉर्मूला था। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो हमने वही लिखा मोलर गिवन वेट बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है मोल्स, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, देखो ये लिखा है मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, फिर उसी तरह मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ सी, मोल्स ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ डी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा दे के रखा है दैट हमारे पास एक रिएक्शन दे के रखी है, HCl जो है NaOH के साथ मिलता है और NaCl बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, ये H इसके OH के साथ मिला, इसका Na इसके Cl के साथ मिला तो NaCl बना और वाटर बना। इनकी स्टोइकियोमेट्री बैलेंस कर दो तो बैलेंस है 1 1 1। देखो कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पर एक Na है, यहाँ पर भी एक Na। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो चीज़ें सारी बैलेंस है। अब हमें पता करना है एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी। तो ये एसिड है, ये कितने H प्लस रिमूव कर सकता है, एक कर सकता है भैया, एक ही H है यहाँ तो एन फैक्टर क्या हुआ, एन फैक्टर हो गया 1। अच्छा, बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसकी एसिडिटी क्या, OH कितने OH रिमूव कर सकता है, तो यहाँ वो एक OH रिमूव कर सकता है तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। उसी तरह सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का एन फैक्टर इज बेसिकली कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है या कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है। बट मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताया था क्या कि देखो
कटायन जो होता है Na है और ये क्लोरीन है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1, तो n फैक्टर हो गया 1। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले मेथड से करना है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +1 और यहाँ क्या है -1, तो ये हो गया n फैक्टर। अच्छा, वाटर का n फैक्टर क्या होगा, वाटर का n फैक्टर भी होगा 1, देखिए वाटर का n फैक्टर भी होगा 1, क्योंकि एक H है और एक OH है तो एक n फैक्टर, राइट। सो अभी हमसे पूछा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगे, तो क्या करो, मोल्स ऑफ HCl है, अरे यार ये क्या है, ये मोल्स ऑफ HCl है। अच्छा, ये क्या है, ये है n फैक्टर ऑफ HCl, ये HCl का n फैक्टर है। उसी तरह ये क्या है, ये NaOH का मोल्स है और ये NaOH का n फैक्टर है। उसी तरह ये क्या है, ये NaCl का मोल है और ये H2O का ये NaCl का n फैक्टर है, ये वाटर का मोल है और ये वाटर का n फैक्टर है, ये वाटर का n फैक्टर है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने लिख दिया, आपको दिख रहा नहीं होगा बट जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप जूम करके देख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो, क्या किया हमने, सबके ग्राम, किसी भी रिएक्शन में सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। तो n क्या है, n है मोल्स ऑफ एसिड HCl और n फैक्टर क्या है, मोल्स ऑफ HCl। उसी तरह NaOH के केस में इट्स इक्वल टू n मोल्स ऑफ NaOH, n क्या है मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ n फैक्टर क्या है, n फैक्टर ऑफ NaOH लिख दो, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, मोल्स ऑफ HCl क्या है, कितने मोल है, भैया स्टोइकियोमेट्री 1 है, मोल की बात की नहीं गई है तो हम 1 मान के चलते। सो मोल इज 1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर ऑफ HCl क्या आएगा 1। अच्छा, उसी तरह NaOH के मोल्स कितने हैं, NaOH के मोल्स भी 1 है तो 1। अच्छा, n फैक्टर क्या है, n फैक्टर है 1, कर दो, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl, ये भी 1 है, सारे मोल्स 1 है, हाँ ये सारे मोल्स 1 है और n फैक्टर भी क्या हुआ है 1। अच्छा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है इस रिएक्शन में 1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। उसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है, रिएक्शन देखिए क्या रखिए, रिएक्शन देखिए रखिए, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस ट्राई सोडियम फॉस्फेट दे के रखा है हमारे पास, ठीक है। वो हमें क्या देता है, वो हमें ट्राई बेरियम फॉस्फेट और सॉल्ट NaCl देता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देते, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले Na का अमाउंट देखो, यहाँ एक Na है, यहाँ 3 Na है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, अब भी बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ क्लोरीन 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको क्या कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन से पहले जाओ, तो यहाँ 6 Na हो गए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। मतलब चीज़ों को बैलेंस ना, जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनको पहले चेक किया करो। मैंने सोडियम चेक किया था पहले, सोडियम चेक नहीं करना है, जैसे क्लोरीन को चेक करना था, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो किस तरह से बैलेंस होगा। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 6 सोडियम है तो यहाँ 3 सोडियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 6 सोडियम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या, यहाँ 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट है। अच्छा, ये बैलेंस है, बेरियम 3 है, यहाँ बेरियम 3 है, तो ये भी बैलेंस हो गया, तो ये हो गया 1, चीज़ें बैलेंस हो गई। चलो अब रिएक्शन की में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ये तो हो गया, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इसकी स्टोइकियोमेट्री, तो हमें पता है स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 3 मोल यूज्ड हो गए, है कि नहीं, पुराना रिवाइज करा रहा हूँ मैं, अगर 3 मोल यूज्ड हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मोल यूज हो गए, किसके, Na3PO4 की, जिसके नीचे जो चीज़ लिखी है वो समझो, और
और कितने मोल बेरियम सल्फेट बने, बेरियम ट्राइफॉस्फेट बनेंगे? यहाँ बनेंगे 1 मोल बनेंगे, क्या बनेंगे हमारे पास? बेरियम ट्राइफॉस्फेट। और 6 मोल NaCl बनेंगे, 6 मोल NaCl फॉर्म्ड। तो जब इसके 3 मोल यूज्ड होंगे तो इसके 2 मोल भी यूज्ड होंगे, और यहाँ क्या बनेगा? इसका 1 मोल और इसके बनेंगे 6 मोल। ठीक है, इतना समझ आए? इसका मतलब ही था स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो देखते हैं क्या सही में इक्वल होंगे। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर होता है। तो मोल्स क्या होता है? अब मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखता हूँ। मोल्स कितने? बेरियम क्लोराइड के 3 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर। ये सॉल्ट है तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? उसका जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज हो या टोटल नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इसका कितना है? इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 होगा। इट इज इक्वल टू Na3PO4 के 2 मोल मान के चलो। तो यहाँ पे कितने वो होगा, क्या बोलते, एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर होगा 3। कैसे? ये 3 है, ये 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 3। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये 6 कैसे आया? ये 2 है, ये 3 है, 2 3 2 ज़ा गणित आते हैं, 3 2 ज़ा 6 होता है, विच इज़ इक्वल टू मोल्स कितने? 6 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना हुआ? एन फैक्टर वही तरीका, सॉल्ट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू 1। ये हो गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 6 6 6। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं यहाँ? 6 है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। समझे ना आप लोगों ने? ये क्या था इस केस में? एन फैक्टर क्या था? मैं बता देता हूँ एन फैक्टर क्या था इस केस में, नहीं तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एन फैक्टर क्या था यहाँ एन फैक्टर था 2। अच्छा, यहाँ एन फैक्टर क्या था? 3। एन फैक्टर क्या था? 3। अच्छा, यहाँ एन फैक्टर क्या था? यहाँ एन फैक्टर था 6 और यहाँ एन फैक्टर था 1। ठीक है, कैसे किया वो भी हमने सिखाया, हमने उस पर 50 मिनट से बात करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखे रखा है, हमारे पास कुछ रिएक्शंस देखे रखी है। ठीक है, तो इसको पहले बैलेंस करना सीखेंगे। मान लो हमारे पास पहली रिएक्शन है, जब फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास NH2PO4H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और वाटर। देख लो, तो सबसे पहले हम वाटर देखते हैं। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ कितने? H2O है। यहाँ मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ मतलब बेसिकली प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। ओके, तो ये 1 होगा। और सोडियम यहाँ कितने? सोडियम यहाँ 1 है, तो सब चीज़ें बैलेंस है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है कि नहीं? ये तो 1 ही है पूरी रिएक्शन, फिर भी लिख देते हैं 1। उसी तरह दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अच्छा, सोडियम को चेक करेंगे। सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम 1 है। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितने अब हो गए? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ 5 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है 1 2 3 ही है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब दिमाग का काम है, कुछ कुछ चीज़ें आपका सेंस कितने जल्दी आप कैच कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, बैलेंस करना वगैरह, तो ये आप सीख जाओगे वक्त के साथ, अगर नहीं भी आता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है H3PO4 में NaOH डाला और Na3PO4 बना, तो यहाँ Na3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं, और यहाँ पर तो ये एक ही है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, अच्छा यहाँ पर कितने 1, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, अब हो गई रिएक्शन बैलेंस। चलो अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द n फैक्टर ऑफ H3PO4। H3PO4 का n फैक्टर क्या होगा, तो H3PO4 का n फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी, वो कितने H+ रिलीज करता सकता है, ठीक है। तो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा था कि H3PO4 3 H को रिलीज करता है, तो यहाँ पर उसका n फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें देखे रखा है फाइंड आउट द n फैक्टर ऑफ H3PO4 इन फर्स्ट रिएक्शन। ये जो पहली रिएक्शन है इसमें n फैक्टर क्या है, किसका, H3PO4 का n फैक्टर क्या है, तो निकाल लो n फैक्टर क्या है H3PO4 का। n फैक्टर क्या था, कितने H+ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, H3PO4 में से क्या हुआ, पहली रिएक्शन ना, तो H3PO4 में से एक H गया और एक Na आया, एक H गया, देखो H3PO4 इज कन्वर्टेड इनटू NaH2PO4, तो एक H गया और एक Na आया, मतलब एक H गया, एक H गया, एक H+ गया, मतलब n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया हमारे पास। n फैक्टर क्या हुआ, n फैक्टर इज इक्वल टू 1। अच्छा उसी तरह दूसरी रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन में H3PO4 इज कन्वर्टेड इनटू Na2HPO4, तो यहाँ 2 H गए, है कि नहीं, 2 H गए, मतलब n फैक्टर क्या हुआ, n फैक्टर हो गया 2। अच्छा उसी तरह फाइंड आउट द n फैक्टर इन थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में कितने H2 गए, ये H3PO4 है, ये Na3PO4 है, H3PO4 इज कन्वर्टेड इनटू Na3PO4, तो इसने 3 H+ रिलीज किया, है कि नहीं, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 3। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, चलिए देख लीजिए एक बार पॉज करके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NaOH विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टोइकियोमेट्री से करना सीखा है, बट ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो ज़्यादा इजी है, मतलब इजी मेथड है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो हमें पूछा है कितना NaOH का अमाउंट लगेगा टू न्यूट्रलाइज 4.9 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। सो अगर मैं पुराने मेथड से जाऊँ तो पहला मेथड हम ओल्ड मेथड यूज़ करके देखते हैं, मेथड नंबर 1 M1, है कि नहीं। इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले तो रिएक्शन ले लो, NaOH को आप H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, है कि नहीं, तो H2SO4 है कि नहीं, और NaOH है, Na2SO4 बना और वाटर बना, ठीक है। तो H2SO4 इज रिएक्टेड विद NaOH एंड गिव्स Na2SO4, और ये मैंने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करके बताता हूँ आमने सामने, तभी समझ आएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो कि हाइड्रोजन का अमाउंट किस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिखा है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NaOH विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज H2SO4। न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है मतलब उसकी एसिडिटी कम करनी है,
मतलब उसका मतलब उससे H+ रिमूव करना है, उसका जो उसके जो हथियार है उससे हमें छीनना है। एसिड के हथियार क्या है, वो H+ छोड़ता है ना, तो इसके H2 को निकालना है, न्यूट्रलाइज करना मतलब इसके H को निकालना है कम्प्लीटली। तो H2 निकलेगा तो Na2 आएगा ना भैया, है कि नहीं। तो ये रिएक्शन इस तरह से लिखिए, प्लस H2 इस OH के साथ मिलके वाटर बनेगा, ठीक है। तो H2 मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं है कि नहीं, बैलेंस नहीं है रिएक्शन। और यहाँ क्या है, यहाँ 2 Na है और यहाँ 1 Na है, तो यहाँ कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1, हो गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। हम सीखेंगे स्टोइकियोमेट्री से कैसे करना। हमारे पास दिया है 4.9 ग्राम H2SO4, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि कितना रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज H2SO4, 4.9 ग्राम के लिए कितना लगेगा। तो आप क्या करो, आप सिंपली रेशो के साथ खेलो। मोलर रेशो क्या है यहाँ, 1 H2SO4 इज टू 2 NaOH, है कि नहीं। तो 1 मोल, एक मिनट, हाँ, वन मोल H2SO4 is reacted with 2 mole NaOH, right? So 1 मोल H2SO4 का वेट क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 98 ग्राम्स। अब कैसा निकाला मैंने ये बताता हूँ। H2 क्या था, देखो छोटा सा यहीं करके देखते हैं। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस सल्फर का क्या होता है, सल्फर का 32 होता है, याद रखना, ठीक है, मोलर वेट। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, अब इसको ऐड करना तो 98 आ जाएंगे। अब आप ये काम फुर्सत से करना, तो ये 98 ग्राम हो गया इसका 1 मोल का मास, दैट इज मोलर मास, ओके। अब हम आ जाते हैं 98 ग्राम हमारे पास दे के रखा है H2SO4, H2SO4। उसी तरह रेशो है ना, ये रेशो है, 2 मोल NaOH है, इसका मतलब क्या, 1 मोल NaOH का वेट क्या होता है, Na होता है 23 प्लस O होता है 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो हाँ, तो ये 1 मोल का होता है 40, तो 2 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 NaOH हो जाएगा। सो अगर यहाँ 98 ग्राम है तो यहाँ कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 80 है, तो 80 लिख देते हम सीधा। यहाँ हम लिख देते 80। तो यहाँ 98 है तो यहाँ 80 है। उसी तरह अगर यहाँ 1 ग्राम H2SO4 है, यहाँ 1 ग्राम H2SO4 है, तो यहाँ कितना NaOH लेंगे हम, 80 डिवाइडेड बाय 98 ग्राम NaOH, मोलर रेशो। यहाँ 1 ग्राम तो यहाँ इतना, तो अगर यहाँ हम 4.9 ग्राम H2SO4 लेंगे तो यहाँ हमें 8 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 4.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 4.9 ग्राम NaOH, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बट कॉन्सेप्ट समझिए। तो 4.9 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ग्राम NaOH, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना समझ गए आप।
कितने की ज़रूरत है? सिंपल सिंपल गणित है। यहाँ 1 मोल है तो यहाँ 2 मोल लगेंगे, यहाँ 98 ग्राम है तो यहाँ 80 ग्राम, यहाँ 1 ग्राम तो यहाँ 80/98, यहाँ 4.9 तो मल्टीप्लाई कर दो 4.9 से, यहाँ पे 4.9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4.9 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 4 ग्राम NaOH आ गया। इट इज़ द सिंपल गणित, मैथमेटिक्स, सिंपल सिंपल, इतना कुछ नहीं है। ये समझ गए? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भैया, मेथड 1 हमने देखा ना, स्टोइकियोमेट्री। तो ये तो स्टोइकियोमेट्री से हमने देखा। अब हम सीखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे करते हैं। हमें पता है किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, है कि नहीं? तो हमें पता होगा कि H2SO4 के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो गए NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट से, है कि नहीं? तो इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूले थे, एक तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर और दूसरा फार्मूला क्या था? दूसरा फार्मूला था वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारे पास वेट मतलब H2SO4 के वेट को W1 मान लेते और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 को E1 मान लेते। उसी तरह NaOH के वेट को हम W2 मान लेते और इक्विवेलेंट वेट को E2 मान लेते, राइट? सो W1 क्या है हमारे पास? 4.9। अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या था हमारे पास? मोलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या था हमारे पास? मोलर वेट बाय n फैक्टर। तो मोलर वेट क्या है H2SO4 का? 98, है कि नहीं? और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? n फैक्टर कितना है इसका? n फैक्टर क्या है? सो n फैक्टर है हमारे पास H2SO4 का 2, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, राइट? इट इज़ इक्वल टू W2 क्या है हमारे पास? W2 हमारे पास है NaOH का वेट। NaOH का वेट हमें पता नहीं है, वही निकालना है कितना अमाउंट लगेगा, डिवाइडेड बाय मोलर वेट क्या है NaOH का 40 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? n फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि एक OH है तो n फैक्टर हो जाएगा 1। तो W2 कैलकुलेट कर लो, देखो सिंपली कर लो। ये 4.9 है, ये 98 है, तो इधर ये 0 को हटाओ, है कि नहीं? 10 to the power -1 से मल्टीप्लाई कर देना और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 429 1 से 49, 49 2 से ये 2 से 2 कैंसल और ये इधर चले जाएगा 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -1 इज इक्वल टू 4 ग्राम NaOH लगेगा। तो W2 की वैल्यू क्या आ गई? NaOH। W2 क्या था? वेट ऑफ NaOH। ठीक है, समझ गए आप लोग किस तरह से इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट लगा के रखना है। बट एग्जाम में दोनों मेथड अच्छे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक है हमारे पास ये वाला, है कि नहीं? अब हमसे पूछा है कि बताओ, हाँ नहीं ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जैसे मान लो एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है? हमारे पास एक कंपाउंड है, रिएक्शन नहीं है, एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ोगे तो कैल्शियम +2 में टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो -2 में टूटेगा, है कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है ना ओवरऑल, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट वेट से मिलके बना है। मतलब कि अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा? कैल्शियम का है 40 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या होगा? n फैक्टर होगा यहाँ 1, यहाँ होगा 2, यहाँ n फैक्टर क्या होगा? यहाँ n फैक्टर होगा 2। कैसे होगा n फैक्टर 2?
टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास +2 और टोटल नेगेटिव क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। उसी तरह कैल्शियम का वेट क्या है, मोलर वेट कैल्शियम का 40 है कि नहीं। अच्छा, एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर हो गया 2 प्लस मोलर वेट क्या है ऑक्सीजन का 16, एन फैक्टर क्या हो गया 2। अच्छा, इसको ऐड करो 56 इज इक्वल टू 40 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 20 प्लस 80। तो हम कह सकते हैं कि इनका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का। तो जब भी कंपाउंड्स, जब भी एटम्स मिलते हैं, जब वो एक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो अपने इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर देते हैं और एक नया उनके कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट दे देते हैं। ठीक है, यही बात है। उसी तरह इस केस में भी यही है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम और क्लोराइड से मिलके बना होगा, राइट। तो कैल्शियम का वेट क्या होता है 40 और क्लोरीन का वेट क्या होगा, एक क्लोरीन होता है 35.5, यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो ये हो गया 71। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का मोलर वेट क्या हो गया 40 प्लस 71, कितना होता है 40 प्लस 71 111। ओके, अच्छा, कैल्शियम का मोलर वेट क्या है 40, एन फैक्टर क्या होगा 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। क्लोरीन का मोलर वेट क्या है 35.5, एन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 1, ये क्या हो रहा 1, तो इनको सबको ऐड करो। तो मतलब ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो मैंने ये सॉल्व करके रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट के इक्विवेलेंट वेट से मिलके बना होगा। तो इसका ओवरऑल वेट क्या होगा, एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27, तो 2 का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 27, बस यही लिखा है यहाँ। अच्छा, सल्फेट का मोलर मास बताओ, तो सल्फर का होगा 32, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो गया सल्फर का, सल्फेट का, ये हो गया 3 सल्फेट, तो ये सल्फेट एक सल्फेट का है तो 3 सल्फेट का मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन ओवरऑल को सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 342, ऐड करके देखना आ जाएगा। तो 342 इज द मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या होगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 6। तो एल्यूमिनियम का वेट क्या है 27। अच्छा, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3। आयरन का क्या होता है, इसका जो भी चार्ज है वो, सल्फर का वेट क्या होता है 96, ये जब आप करोगे सल्फेट तो ये 96 आ जाएगा, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। 48 प्लस 9 क्या होता है 57 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं मेटल ऑक्साइड पे। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, हमने जैसा मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट ई है कि नहीं, कुछ ई मान लो। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैसे बना होगा, मेटल के इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट, तो लिख दो। अच्छा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, अगर हमें मेटल पता नहीं है तो ऑक्सीजन को तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन का मोलर वेट क्या है 16 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है 2, तो ये देखो 16 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 8। अच्छा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई मान लो, तो ये जो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट है इट इज इक्वल टू मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, बस इतना इजी है। चलिए उसी तरह क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का भी कुछ इस तरह से ही है।
क्लोरीन का कुछ इस तरह से देके रखा है, रुको एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा। क्लोरीन का भी इसी तरह से निकालना है। देखो मेटल क्लोराइड है तो मेटल क्लोराइड का कुछ इक्विवेलेंट वेट होगा, है कि नहीं? मेटल क्लोराइड इस तरह से होगा, है कि नहीं? देखो मेटल ऑक्साइड क्या था? मेटल ऑक्साइड था M2OX। M2OX कैसे? देखो मान लो मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना तो सबको पता होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इतना सबको पता होगा। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये M2 हो जाएगा और ये OX हो जाएगा, M2OX। उसी तरह मेटल पे X मान लो और क्लोरीन पे -1 होता है, हमें पता है। देखो क्लोरीन पे -1 होता है तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? M1Cl(X). अच्छा, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट EMCl मान लो, है कि नहीं? मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट E मान लो, ये X है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या है? E, और क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा वो हम निकालते हैं। क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलर वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का n फैक्टर क्या होगा? उस पर चार्ज -1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा मोलर वेट, तो 35.5 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 35.5। तो हम इसे बॉक्स में डाल देते कि इस तरह से जो है निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ गए आप? अब हमने इस पे कितने देर से बात कर रहे हैं? बहुत देर से बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है दैट 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स 5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। मतलब मेटल ऑक्साइड का 3 ग्राम आपको मेटल क्लोराइड दे रहा है। पूछा ये गया है दैट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, इतना कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो एक रिएक्शन चल रही है जिसमें मेटल ऑक्साइड मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो जो भी मेटल ऑक्साइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है। तो एक रिएक्शन है जिसमें मेटल ऑक्साइड है कि नहीं, वो रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है मेटल क्लोराइड, है कि नहीं? ये एक रिएक्शन चालू है। तो किसी भी रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, है कि नहीं? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर वाला या गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वेट ही दिए के रखे ना। तो गिवन वेट मेटल ऑक्साइड का 3 है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या है मेटल ऑक्साइड का? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट वो होता है 8, हमें पता है। उसी तरह रुको थोड़ा अच्छे से करेंगे। मान लो मेटल ऑक्साइड का वेट W1 है और इक्विवेलेंट वेट ये है। मेटल क्लोराइड का वेट W2 है और इक्विवेलेंट वेट E2 है। तो W1 क्या है? 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? E + 8। उसी तरह इसका क्या होगा? इसका है हमारे पास 5 ग्राम, 5 ग्राम, देखो 5 ग्राम दे है मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा? E + 35.5। मेटल का इक्विवेलेंट E है और ये 35.5, तो 3E। अब मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 3E + 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 कर दो इज इक्वल टू 5E + 5 8 = 40। तो 2E इज इक्वल टू
मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2e मत करो, e इज सॉरी 2e नहीं, e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 33.25। इसको सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ मैथ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। तो आंसर हो जाएगा ये। कैसे किया, ये 3 है, ये 5 है, ये इधर भेजा, तो 5 - 3 क्या होगा 2e, और ये इधर जाएगा, तो ये कर लेना गणित, इतना तो आते ही होगा, ये आपके ऊपर है। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए मैथमेटिक्स की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आ गई है। क्या क्या कॉन्सेप्ट, रिएक्शन वही, ग्राम इक्विवेलेंट वेट सेम कर दो, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ये, फिर हमने किया है कि नहीं। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा E1, इसका क्या होगा E2। मेटल ऑक्साइड में M का E + 8, इस तरह से। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट अगर हमारे पास 1.6 ग्राम ऑफ एनी मेटल रिएक्ट विथ HNO3 टू फॉर्म मेटल नाइट्राइट, है कि नहीं, कोई भी मेटल रिएक्ट किया और उसने मेटल नाइट्रेट बना दिया। आफ्टर हीटिंग द मेटल नाइट्रेट आफ्टर हीटिंग द मेटल नाइट्रेट इट विल गिव 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, है कि नहीं, मेटल नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड देगा। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो कैसे करोगे, रिएक्शन समझो, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो हमारे पास मेटल पहले रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बनाया, रिएक्ट किया किसके साथ, HNO3 के साथ, और क्या बना दिया, मेटल नाइट्रेट। अब मेटल नाइट्रेट को आपने क्या किया, हीट किया, और आपके पास क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, है कि नहीं, M2OX बना, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना। अच्छा, यहाँ पर आपने किससे रिएक्ट करा है, यहाँ HNO3 से रिएक्ट करा है, और यहाँ आपने हीट दे दी। ये हीट दे दी। चलो, मेटल का वेट कितना है 1.6 ग्राम। अच्छा, मेटल नाइट्रेट क्या है, आफ्टर हीटिंग इट विल गिव 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का वेट 2 ग्राम देखे रखा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है, हमें वेट पता है मेटल का। तो कैसे करोगे सॉल्व, बहुत इजीली। आप क्या करो, इन दोनों का वेट देखे रखा है ना, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट वेट को इक्वल कर दो, क्योंकि भाई रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। सो मेटल के जो भी ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये हमें पता है। तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, W1 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई E2, क्योंकि वेट में बात की गई है। तो W1 क्या है हमारे पास, W1 है 1.6 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट E मान लो मेटल का। मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है 2, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल का E प्लस ऑक्सीजन का 8, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6E प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय E। सो ये कितना हो जाएगा 0.4E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8, या फिर ये सब छोड़ो, सीधा आंसर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। E इज इक्वल टू 32। ये कैसे आया, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा। अब ये सॉल्व आपको करना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। मैथड में कैलकुलेशंस की आदत डालिए, डिवाइड कैसा होता है, मल्टीप्लाई कैसा होता है, चीज़ें ऊपर न्यूमरेटर से मतलब इक्वल टू से राइट हैंड साइड आती है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वक्त के साथ आ जाएगा। तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट अगर हमारे पास 1 सेकेंड, चलिए
तो इस क्वेश्चन पे आते। एक्चुअली बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की, सो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये देख रखा है दैट 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 0.56 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया तो आपको मिला मेटल ऑक्साइड। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। 1000 बार कर लिए ऐसे क्वेश्चन। तो अब मेटल कार्बोनेट है तो M2CO3X कैसे किया? मेटल पे होता है -2 चार्ज, मतलब कार्बोनेट पे होता है -2 चार्ज और मेटल पे मान लो पॉजिटिव x, तो इस तरह से ये मेटल कार्बोनेट आया। कार्बोनेट पे -2 होता है इतने पे बस, तो ये इधर और ये इधर मेटल कार्बोनेट को आपने हीट किया और आपको मिल गया मेटल ऑक्साइड M2OX। आपने हीट किया। अब मेटल कार्बोनेट कितना है आपके पास? 1 ग्राम। अच्छा, आपने मेटल ऑक्साइड कितना मिला? 1 ग्राम से में 0.56 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिला। 56 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिला। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो हम लिख देंगे डैट मेटल कार्बोनेट का वेट आप W1 मान लो, इट इज़ इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का वेट W2 मान लो, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट को E1 मान दो, E1 मान लो, और W2 को E2 मान लो। ठीक है, सॉरी मेटल ऑक्साइड को E2 मान दो। अच्छा, वेट क्या है? 1 गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल का क्या होगा? E प्लस कार्बोनेट का क्या है? E कार्बोनेट मान लो, CO3 - 2 E कार्बोनेट इज इक्वल टू W2 वेट क्या है? 0.56 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? E प्लस 8। अच्छा, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये कैसा होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू मोलर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर वेट बाय n फैक्टर। तो मोलर वेट क्या होता है कार्बोनेट का? देख निकाल लो। तो कार्बन होता है हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास? ऑक्सीजन इज 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो 1 डिवाइडेड बाय E प्लस 30 इज इक्वल टू 0.56 डिवाइडेड बाय E प्लस 8। तो हमारे पास जब हम E को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 20। E को कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू 20 आएगा। तो आप ये कैलकुलेशन का काम आप करना है कि नहीं? कैलकुलेशन का काम आप करना, इजीली हो जाएगा। ये 0.56 है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। ठीक है, ईजी करने के लिए, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेते हो, है कि नहीं? तो ये कैसे होगा मैं करके बता देता हूँ एक बार। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 100, तो 100E प्लस 800 इज इक्वल टू 56E प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 30, है कि नहीं? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 56E, एक सेकेंड ना, 100E, इसको इधर लोगे 100E माइनस 56E इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 56 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 800, है कि नहीं? अब आप कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44E इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है? रुको एक सेकेंड चेक करके देखता हूँ। 56 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हो जाएगा 1680 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा? 880 इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 44। सो 880
डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20। देखो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने दोनों से 100 से मल्टीप्लाई किया। आप पॉइंट से भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा पॉइंट का कुछ तो भी हो जाता है गड़बड़, इसलिए मैंने ये मोटा मोटा आपको बताया। तो आंसर आ गया ई इज इक्वल टू 20। तो किस तरह से करना है, हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आज एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे हम, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। चलिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल 60% वेट बाय वेट Calculate the weight of sample 60% weight by weight H2SO4 required to decompose 50 ग्राम of chalk। chalk क्या होता है बेसिकली, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 60% वेट बाय 60% बाय वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ chalk। कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल, सैंपल का वेट बताओ जिसमें 60% H2SO4 है, तो उस सैंपल का वेट क्या होगा। पहली बात तो आप ये पता कर लीजिए कि कितना H2SO4 रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो फिर उससे आप कर लेना। तो H2SO4 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विथ H2SO4 है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्यों, क्योंकि इजी जाएगा कैलकुलेशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ देखना है ग्राम इक्विवेलेंट। सो वेट W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2। W2 क्या है, H2SO4 का वेट, और E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो W1 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना देखे रखा हमारे पास 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का पहली बात तो मोलर वेट निकाल लेते हैं हम फटाक से। कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 100, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोनेट क्या होता है -2, कैल्शियम क्या होगा +2, तो एन फैक्टर हो गया 2, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में 2 इज इक्वल टू W2 क्या है हमारे पास नहीं पता, इक्विवेलेंट वेट क्या है H2SO4 का, H2SO4 का गिवन वेट हमें पता है 90, मोलर वेट पता है 98, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर एसिड का कैसे निकालते हैं, उसकी बेसिसिटी H2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 है कि नहीं। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करो, देखो 51 से 15, 15 2 से 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। उसी तरह W2 डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा। सो W2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, W2 इज इक्वल टू 49, तो 49 ग्राम हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास देख रखा है 60%, हमें पूछा है सैंपल का वेट बताओ, तो उस सैंपल में 60% H2SO4 है। मतलब मान लो अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है ना, तो उसमें 60 ग्राम H2SO4 है। तो हमें बताओ कि 49 ग्राम H2SO4 कितने में होगा, या फिर ये बताओ कि 100 ग्राम में 60 ग्राम H2SO4 है, तो 1 ग्राम H2SO4 कितने सैंपल में होगा, 100/60 ग्राम सैंपल में होगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ग्राम H2SO4 100/60 ग्राम सैंपल में होगा, तो 49 ग्राम H2SO4 कितने में होगा, 100/60 मल्टीप्लाई बाय 49 ग्राम सैंपल में होगा, राइट।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 49 ग्राम, इट इज़ इक्वल टू 81.6 ग्राम सैंपल। तो कितना सैंपल हमें चाहिए? हमें चाहिए 81.6 ग्राम सैंपल। इतना इजी गणित है। इतने में इतना, तो एक कितने में, 49 कितने में, बस वो वाली बात है। तो ये आपका बेसिक मैथ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो हमें 81.6 ग्राम सैंपल की ज़रूरत है। हमें पूछा गया था कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल, जिसमें ये है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। अब 53 मिनट और 51 मिनट कितना होता है? 1 घंटा 40-45 मिनट का वीडियो बन गया है, क्योंकि एक अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो ये सबसे बड़ा आज ही ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर को ज़बरदस्ती का पेंडिंग नहीं करेंगे। चलो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी पे आ जाते हैं। देखो मोलैरिटी क्या था हमारे पास? मोलैरिटी था हमारे पास, फटाफट करेंगे। चलो मोलैरिटी क्या था हमारे पास? मोलैरिटी था मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यही था मोलैरिटी, हमें याद है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है समझो। मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? पहले बात तो सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है? एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हम डालते हैं सॉल्यूट, तो मिलता है सॉल्यूशन। जैसे मान लो वाटर है, वाटर है हमारे पास सॉल्वेंट, उसमें हमने डाल दिया NaCl, उसका घोल बना दिया, तो वो क्या हो गया? वाटर और NaCl का सॉल्यूशन बन गया। तो हमने सॉल्वेंट में जिसमें घोलना है, किसको घोलना है? सॉल्यूट को, तो मिल गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब समझता है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है, तो इसे ही हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इतना समझ आ गया? ठीक है। हम कह सकते हैं कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लीटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, अगर हमने इसी वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लिया, तो मतलब मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिली मोल्स में, मतलब मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिलेंगे। मतलब जब आप मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मोल्स मिलेंगे, बट ml में मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल्स मिलेंगे, राइट। चलो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, सबको पता है। तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज सिंपली 1000 मिली मोल, मतलब 1 लीटर इज 1000 मोल, तो 1 मोल इज 1000 मिली मोल। मतलब समझ रहे हो ना, 1 लीटर होता है 1000 ml, तो 1 मोल होता है 1000 मिली मोल, बस वो वाली बात है। अच्छा, नॉर्मैलिटी आ जाते हो। मोलैरिटी क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है? ये भी वही होता है, ये भी सिमिलर ही है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है, वहाँ पे मोल्स थे या ग्राम इक्विवेलेंट है, बस बात ख़त्म। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमें दे के रखे हैं, ठीक है। चलो, सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो नॉर्मैलिटी को जब आप वॉल्यूम 1 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, या इक्विवेलेंट कह दो, एक ही बात है। ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एक ही बात है। उसी तरह अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे, ml से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट में। किस में आ जाएगा? मिलीग्राम इक्विवेलेंट में। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट and 1 liter is equal to 1000 ml, right? So relation between molarity and normality निकाल दो। मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट देता था। अच्छा, नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमें क्या देता था? ग्राम इक्विवेलेंट। देखा ना यहाँ पे। सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल,
सो मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी गिव्स यू मोल्स बाय ग्राम इक्विवेलेंट का रेशो। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, हमने पढ़ा है। तो मोल्स से मोल्स कैंसर, तो मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी गिव्स यू 1 बाय एन फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी को जब आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी। अब हमसे कोई पूछेगा भैया अगर हमने यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, एंड इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 है कि नहीं। तो मोलैरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी बड़ी होती है, हाँ इक्वल हो सकते हैं। अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बट नॉर्मेलिटी बड़ी होगी और मोलैरिटी कभी नॉर्मेलिटी से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आ जाते नेक्स्ट। तो हमने एक और फॉर्मूला देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह दो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कह दो, उसका एक फॉर्मूला था गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एक था मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, एक और फॉर्मूला आ गया है दैट इज नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला सीख गए आप। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं इस क्लास को यही एंड करते हैं। जितना भी अभी तक पढ़ाया, अब थोड़ी सी एक घंटे की एक और क्लास आ जाएंगी जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके नोट्स आपको डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, है कि नहीं, टेलीग्राम पे मैं इसके नोट्स डाल दूंगा ताकि आप पढ़ाई कर सके, है कि नहीं, पूरा सॉल्व है। चलिए इस क्लास को करते यही एंड, है कि नहीं। चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, चैप्टर का दी एंड नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है और, बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चंस, है कि नहीं। परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट 90% चैप्टर हो गया, 90% हो गया चैप्टर, थोड़ा ही बचा 10%, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जितना अभी तक पढ़ाया है पूरा पढ़ के आओ। एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई, अब एक्स्ट्रा पॉइंट कराने हैं आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव में आते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन एनसीईआरटी का एक रह गया, बाकी पूरा नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा बड़ा हो, तो 1 घंटे का एक और क्लास आएगा पार्ट 10 करके और फिर चैप्टर ख़त्म, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम लोग 30 अक्टूबर नहीं तो 1 नवंबर से बेसिक मैथ की सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम पूरा बेसिक मैथ्स कराएंगे और फिज़िकल केमिस्ट्री आपका ज़रूर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।